जब पूरी दुनिया में पुर्तगाली साम्राज्य फैल रहा था, तब भारत में एक रानी ने उन्हें 4 बार युद्ध में हराया। इतना कि पुर्तगाली इतिहास में लिखा गया, यह रानी हमारी सबसे खतरनाक दुश्मन है। रानी अबक्का की कहानी की शुरुआत। कहते हैं, इतिहास में कुछ कहानियां स्याही से नहीं, आग से लिखी जाती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक ऐसी रानी की कहानी जिसने यूरोप की सबसे शक्तिशाली नौसेना को बार बार हराया। एक ऐसी रानी जिसकी सेना छोटी थी, लेकिन हौसला समंदर से भी बड़ा। यह कहानी है उल्लाल की रानी अबक्का छोटा की। लेकिन उनकी कहानी समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें उनका जन्म हुआ। यह 15वीं और 16वीं सदी का समय था। दुनिया तेजी से बदल रही थी। यूरोप में एक नया युग शुरू हुआ था, अन्वेषण का युग। यूरोप के राजा नई नई समुद्री राहें खोज रहे थे, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीजें उस समय यूरोप में नहीं मिलती थीं। सबसे कीमती चीजें थीं काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग, और यह सब मिलता था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में। मसाले उस समय सोने से भी ज्यादा कीमती थे। यूरोप में 1 किलो काली मिर्च की कीमत कभी-कभी सोने के बराबर होती थी। लेकिन इन मसालों का व्यापार सदियों से अरब और भारतीय व्यापारियों के हाथ में था। यूरोप के राजा इस व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे, और इसी लालच ने उन्हें समुद्र में धकेल दिया। 1498 यह साल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पुर्तगाल का नाविक वास्को द गामा अफ्रीका के चारों ओर घूमकर भारत के कालीकट तट पर पहुंचा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक नए साम्राज्य की शुरुआत थी। वास्को द गामा के पीछे पीछे जल्द ही पुर्तगाल के कई जहाज भारत आने लगे। लेकिन उनका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, उनका असली मकसद था समुद्र पर राज करना। पुर्तगाल एक छोटा देश था, उसके पास बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, शक्तिशाली नौसेना। उन्होंने जमीन पर नहीं, समुद्र पर अपना साम्राज्य बनाया। 1505 में उन्होंने भारत में अपना प्रशासन बनाया, एस्टाडो द इंडिया, और 1515 में उन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। गोवा जल्दी ही पुर्तगालियों की राजधानी बन गया। अब हिंद महासागर में उनका आतंक फैलने लगा। पुर्तगालियों ने व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक नया नियम बनाया। इसे कहते थे कारताज सिस्टम। कारताज मतलब लाइसेंस। अगर कोई भी जहाज हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता था, तो उसे पुर्तगालियों से यह लाइसेंस खरीदना पड़ता था। अगर कोई जहाज बिना कारताज के पकड़ा जाता, तो पुर्तगाली सैनिक उसे डुबो देते, लूट लेते, नाविकों को मार देते। यह सिर्फ टैक्स नहीं था, यह समुद्री आतंक था। लेकिन पुर्तगालियों का आतंक सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। 1560 में गोवा में शुरू हुआ गोवा इंक्विजिशन। यह एक धार्मिक अदालत थी जो उन लोगों को सजा देती थी जो ईसाई बनने के बाद अपने पुराने धर्म का पालन करते थे। लेकिन असल में यह एक सांस्कृतिक हमला था। मंदिर तोड़े गए, किताबें जलाई गईं, स्थानीय भाषाओं पर रोक लगी, और हजारों लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। एक छोटी रियासत गोवा से थोड़ा दक्षिण में, अरब सागर के किनारे, एक छोटी सी रियासत थी उल्लाल। छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत समृद्ध थी। यह मसालों और चावल के व्यापार का बड़ा केंद्र था, और यहीं जन्म लेने वाली थी वह रानी जो पुर्तगालियों के साम्राज्य को चुनौती देने वाली थी। लगभग 1525 के आसपास छोटा राजवंश के महल में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अबक्का। लेकिन यह कोई साधारण राजकुमारी नहीं बनने वाली थी, क्योंकि जिस समाज में वह पैदा हुई थी वह बाकी भारत से अलग था। तुलुनाडु में एक अनोखी परंपरा थी, आलिया संतन। इसमें सत्ता पिता से बेटे को नहीं, बल्कि माँ से बेटी या मामा से भांजे को मिलती थी। इसका मतलब था महिलाएं भी शासक बन सकती थीं, और अबक्का उसी परंपरा की वारिस थी। योद्धा की तरह परवरिश अबक्का के मामा तिरुमल राय ने उन्हें एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा शासक की तरह पाला। उन्होंने उन्हें सिखाया तलवार चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी, युद्ध रणनीति, कूटनीति। कुछ ही वर्षों में अबक्का एक निपुण योद्धा बन चुकी थी। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उनका असली दुश्मन कौन है, पुर्तगाली। क्योंकि बचपन में ही उन्होंने देखा था कैसे पुर्तगाली जहाजों ने मंगलौर को जला दिया था।
उस दिन उन्होंने मन में कसम खाई, एक दिन वह इस आतंक का सामना करेंगे। और वह दिन ज्यादा दूर नहीं था। कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। 1568 के युद्ध में हार के बाद पुर्तगाली बदला लेने की योजना बनाते हैं। वे समझ जाते हैं कि रानी अब्बक्का को सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता, इसलिए वे विश्वासघात का सहारा लेते हैं। 1568 के युद्ध के बाद गोवा के पुर्तगाली किले में सन्नाटा था। समुद्र की सबसे शक्तिशाली नौसेना एक छोटी सी रियासत से हार गई थी। यह हार सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह उनके अहंकार की हार थी। पुर्तगाली वायसरॉय ने अपने अधिकारियों को बुलाकर कहा, जब तक उल्लाल की वह रानी जिंदा है, हम इस समुद्र के मालिक नहीं बन सकते। अब उन्होंने तय किया, रानी अब्बक्का को खत्म करना ही होगा। पुर्तगालियों को समझ आ गया था कि सीधे युद्ध में अब्बक्का को हराना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शुरू की राजनीतिक साजिश। उन्होंने संपर्क किया अब्बक्का के पुराने पति लक्ष्मप्पा अरसाबंगा से। लक्ष्मप्पा पहले ही अब्बक्का से अलग हो चुका था। उसके मन में गुस्सा और अपमान था। पुर्तगालियों ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने उससे कहा, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें और अधिक शक्ति देंगे। यही वह क्षण था जब इतिहास का सबसे दर्दनाक विश्वासघात शुरू हुआ। लक्ष्मप्पा ने पुर्तगालियों को उल्लाल की कई गुप्त जानकारियां दे दी। किले के कमजोर हिस्से, समुद्री रास्ते, सैनिकों की संख्या और सुरक्षा की योजनाएं। अब पुर्तगालियों के पास वह जानकारी थी जो किसी भी युद्ध का रुख बदल सकती थी। पुर्तगालियों की नई सेना कुछ ही महीनों में पुर्तगालियों ने एक और बड़ा बेड़ा तैयार किया। इस बार उनके जहाज और भी ज्यादा थे। उनके साथ कई सहयोगी सैनिक भी थे। उनका लक्ष्य साफ था, उल्लाल को हमेशा के लिए खत्म करना। हमला एक सुबह अरब सागर के क्षितिज पर दर्जनों जहाज दिखाई दिए। उल्लाल के पहरेदारों ने तुरंत यह खबर महल तक पहुंचाई। रानी अब्बक्का ने समुद्र की ओर देखा। उन्हें समझ आ गया था, यह युद्ध पहले से भी बड़ा होने वाला है। उल्लाल में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। किले के दरवाजे मजबूत किए गए, सैनिकों को तैनात किया गया। मछुआरे और नाविक समुद्र की निगरानी करने लगे। रानी अब्बक्का ने अपने सैनिकों को संबोधित किया, आज हम सिर्फ अपने राज्य के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे। उनकी आवाज में इतना साहस था कि सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। पुर्तगाली जहाजों ने उल्लाल के तट को चारों ओर से घेर लिया। तोपों की आवाज समुद्र में गूंजने लगी। किले की दीवारों पर गोले बरसने लगे। यह युद्ध पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा भयानक था। जमीन और समुद्र दोनों पर युद्ध। इस बार लड़ाई सिर्फ समुद्र में नहीं थी। पुर्तगाली सैनिक जमीन पर भी उतरने लगे। उन्होंने शहर के बाहरी हिस्सों में आग लगा दी। कई घर जलने लगे, लेकिन उल्लाल के लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे। किसान, मछुआरे, व्यापारी सब हथियार उठाकर रानी के साथ खड़े हो गए। युद्ध के बीच रानी अब्बक्का खुद घोड़े पर सवार होकर सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। उनकी तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। जहां भी सैनिक कमजोर पड़ते वह वहां पहुंच जाती। उनकी उपस्थिति ही सैनिकों के लिए साहस बन जाती। लेकिन इसी बीच एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। किले के एक गुप्त रास्ते से पुर्तगाली सैनिक अंदर घुस आए थे। यह वही रास्ता था जिसकी जानकारी लक्ष्मप्पा ने उन्हें दी थी। अब युद्ध किले के अंदर पहुंच चुका था। भयंकर संघर्ष किले के अंदर हाथों हाथ लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें टकरा रही थीं, ढालें टूट रही थीं, हर तरफ चीख पुकार थी। रानी अब्बक्का अपनी सेना के साथ पुर्तगालियों से भिड़ गई, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा थी। रणनीतिक पीछे हटना अब्बक्का समझ गई कि अगर वे अभी यहीं लड़ती रहीं तो पूरी सेना नष्ट हो सकती है। उन्होंने एक कठिन फैसला लिया, पीछे हटने का। उन्होंने अपने विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगलों की ओर प्रस्थान किया। पुर्तगालियों ने समझा कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली युद्ध अब शुरू होने वाला था। गुरिल्ला युद्ध। जंगलों में पहुंचकर रानी अब्बक्का ने नई रणनीति अपनाई। गुरिल्ला युद्ध। छोटे छोटे दल बनाकर उन्होंने पुर्तगालियों पर अचानक हमले शुरू कर दिए। रात में छापे, घात लगाकर हमला। पुर्तगाली सैनिक हर समय डर में रहने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि हमला कहां से होगा।
जनता का समर्थन सबसे बड़ी ताकत थी। उल्लाल की जनता, लोग रानी को छिपाते, उन्हें भोजन देते और दुश्मन की खबर पहुंचाते। यह सिर्फ रानी की लड़ाई नहीं रही थी, यह जनता की लड़ाई बन चुकी थी। पुर्तगालियों की परेशानी, कुछ ही महीनों में पुर्तगाली सेना थकने लगी। वे शहर पर कब्जा तो कर चुके थे, लेकिन शांति नहीं थी। हर रात कहीं न कहीं हमला हो जाता, उनकी आपूर्ति रुकने लगी, उनका मनोबल टूटने लगा। तब पुर्तगालियों ने एक और चाल चली। उन्होंने कोशिश की रानी के किसी करीबी को खरीदने की, और दुर्भाग्य से उनकी यह चाल काम कर गई। एक विश्वासघाती अधिकारी ने रानी के छिपने की जगह बता दी, और यहीं से शुरू हुआ कहानी का सबसे दुखद अध्याय। समुद्र के किनारे बसा उल्लाल उस समय युद्ध की आग में जल रहा था। पुर्तगाली सेना बार बार हमला कर रही थी, लेकिन हर बार उन्हें एक ही नाम डराता था, रानी अबक्का। यह वह समय था जब पुर्तगाली साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल रहा था। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई हिस्सों में उनकी सत्ता थी, लेकिन भारत के दक्षिणी तट पर एक छोटी सी रियासत उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी, और उस चुनौती का नाम था अबक्का छोटा। 1559 के आसपास का समय था। उल्लाल के किले में माहौल शांत दिखता था, लेकिन हर सैनिक जानता था कि यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। पुर्तगालियों ने एक बार फिर बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार उनकी योजना पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वे सिर्फ युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे रानी अबक्का को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। गोवा में बैठे पुर्तगाली अधिकारियों ने कहा, जब तक यह स्त्री जिंदा है, हमारा व्यापार कभी सुरक्षित नहीं होगा। पुर्तगालियों ने इस बार 3 दिशाओं से हमला करने की योजना बनाई। समुद्र से भारी तोपों वाले जहाज, जमीन से घुड़सवार सैनिक और भीतर से विश्वासघात। उन्होंने कई स्थानीय सरदारों को लालच देना शुरू किया, सोना, जमीन और सत्ता। कुछ लोग लालच में आ गए, लेकिन अधिकांश लोग रानी के साथ खड़े रहे। रानी अबक्का को दुश्मन की हर योजना की खबर मिल रही थी। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा, याद रखो, हमारी ताकत हमारी संख्या नहीं है, हमारी ताकत हमारी हिम्मत है। फिर उन्होंने नई युद्ध योजना बनाई। इस बार युद्ध सिर्फ किले में नहीं लड़ा जाएगा, समुद्र में, जंगलों में और गांवों में हर जगह पुर्तगालियों को चुनौती दी जाएगी। कुछ ही दिनों बाद पुर्तगाली जहाज फिर उल्लाल के तट पर दिखाई देने लगे। समुद्र पर सैकड़ों पाल हवा में लहरा रहे थे। तोपों की आवाज से पूरा तट कांप उठा, लेकिन इस बार भी रानी अबक्का तैयार थी। उन्होंने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांट दिया। पहला दल समुद्र में गया, दूसरा दल जंगलों में छिप गया और तीसरा दल किले की रक्षा के लिए खड़ा रहा। रात होते ही उल्लाल के तट पर एक बार फिर वही दृश्य दिखाई दिया। छोटी छोटी नावें अंधेरे में आगे बढ़ रही थीं। सैनिकों के हाथों में जलते हुए तीर थे और देखते ही देखते आग के तीर पुर्तगाली जहाजों पर बरसने लगे। कुछ ही मिनटों में कई जहाज जलने लगे। समुद्र फिर आग की लपटों से भर गया। पुर्तगाली सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। जंगलों से हमला। उसी समय जंगलों में छिपे सैनिकों ने जमीन से हमला कर दिया। पुर्तगालियों को समझ ही नहीं आया कि असली युद्ध कहां हो रहा है। चारों तरफ से हमला हो रहा था। घबराहट में उनकी सेना बिखरने लगी। लेकिन उसी समय इतिहास ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। कहा जाता है कि रानी के कुछ ही अधिकारियों में से एक ने दुश्मन से हाथ मिला लिया। उसने पुर्तगालियों को किले का एक गुप्त रास्ता बता दिया और अचानक पुर्तगाली सैनिक किले के भीतर पहुंच गए। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रानी अबक्का खुद तलवार लेकर युद्ध में उतर आई। उनके साथ उनके सबसे विश्वसनीय सैनिक थे। किले के अंदर भयानक युद्ध हुआ। तलवारें टकरा रही थीं, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं और हर तरफ युद्ध की चीखें सुनाई दे रही थीं। रानी अबक्का लगातार लड़ रही थी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा था। अंततः वे घायल हो गईं। भारी संघर्ष के बाद पुर्तगाली सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें बंदी बना लिया गया। पुर्तगाली सेना ने सोचा अब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन हार चुकी है, लेकिन वे नहीं जानते थे अबक्का जैसी रानी कभी हार नहीं मानती। जब उन्हें कैद में रखा गया तब भी उन्होंने हार नहीं मानी।
कहा जाता है कि उन्होंने कैद में भी विद्रोह की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथ बंदी बनाए गए सैनिकों को इकट्ठा किया और एक रात अचानक हमला कर दिया। पुर्तगाली सैनिक चौंक गए। कैद में भी रानी अबक्का लड़ रही थीं, लेकिन इस संघर्ष में उन्हें गंभीर चोटें आईं। धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगी। फिर भी उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अगर मैं नहीं रहूं तो भी यह लड़ाई खत्म मत करना। कुछ समय बाद रानी अबक्का का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनके परिवार और उनके सैनिकों ने पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। इतिहास की पहली समुद्री योद्धा रानी इतिहासकार मानते हैं कि रानी अबक्का भारत की पहली महिला समुद्री योद्धाओं में से एक थीं। उन्होंने यूरोप की सबसे शक्तिशाली नौसेना को बार बार हराया और लगभग 4 दशकों तक पुर्तगालियों को चुनौती देती रही। आज भी जीवित है उनका नाम। आज कर्नाटक में हर साल अबक्का उत्सव मनाया जाता है। उनकी याद में मूर्तियां बनाई गई हैं। स्कूलों में उनकी कहानी पढ़ाई जाती है। लोग उन्हें कहते हैं समुद्र की शेरनी। रानी अबक्का की कहानी हमें एक बड़ी सीख देती है। ताकत सिर्फ सेना में नहीं होती, ताकत होती है साहस में, आत्मसम्मान में और अपने देश से प्रेम में। और जब ये तीनों किसी के भीतर हो तो वह इतिहास बदल सकता है। अगर आपको भारत की ऐसी वीर और अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय भारत, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। कहानी उस समय से आगे बढ़ती है जब राजकुमारी अबक्का युवावस्था में प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे उल्लाल की शासक बनती हैं। इसी समय पुर्तगालियों से उनका पहला बड़ा टकराव शुरू होता है। तुलुनाडु के समुद्री तट पर बीतता हुआ अबक्का का बचपन अब धीरे धीरे युवावस्था में बदल रहा था। अब वह सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानती थी, बल्कि वह युद्ध की रणनीति भी समझने लगी थी। उनके गुरु और मामा तिरुमल राय उन्हें अक्सर कहा करते, एक सच्चा शासक सिर्फ तलवार से नहीं जीतता, वह अपने लोगों के दिल से जीतता है। अबक्का ने यह बात हमेशा के लिए अपने मन में बसा ली। वह अक्सर सामान्य लोगों के बीच जाती, मछुआरों से बात करती, व्यापारियों से मिलती, किसानों की परेशानियां सुनती। धीरे धीरे जनता के मन में एक विश्वास पैदा होने लगा, यह राजकुमारी अलग है। उल्लाल उस समय भले ही एक छोटी रियासत थी, लेकिन उसकी आर्थिक ताकत बहुत बड़ी थी। यह अरब सागर के किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से व्यापार होता था, चावल, काली मिर्च, नारियल, इलायची और कई तरह के मसाले। अरब व्यापारी सदियों से यहाँ आते थे। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई सभी समुदाय रहते थे। उल्लाल वास्तव में एक बहुसांस्कृतिक बंदरगाह था, लेकिन इसी समृद्धि पर पुर्तगालियों की नजर थी। जब अबक्का युवावस्था में पहुंची तो उनके मामा ने एक राजनीतिक निर्णय लिया। उनका विवाह किया गया पास की रियासत बंगरू के राजा लक्ष्मप्पा अरसाबंगा से। यह विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था। इससे दोनों राज्यों की शक्ति बढ़नी थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए, क्योंकि लक्ष्मप्पा का नजरिया अलग था। वह पुर्तगालियों से समझौता करना चाहता था, जबकि अबक्का का मानना था जो व्यापारी बनकर आए हैं वे एक दिन शासक बन जाएंगे। और यही बात उनके रिश्ते में दरार बन गई। अलगाव कुछ ही वर्षों में दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि अबक्का ने विवाह संबंध समाप्त कर दिया। वह वापस अपने राज्य उल्लाल लौट आईं। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन अबक्का के लिए राज्य की स्वतंत्रता किसी भी रिश्ते से बड़ी थी। सिंहासन पर बैठना। अपने मामा के बाद अबक्का को उल्लाल की शासक घोषित किया गया। अब वह सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वह एक रानी थी। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था पुर्तगालियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। गोवा पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली धीरे धीरे पूरे तटीय क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते थे। उन्होंने कई छोटे राजाओं को मजबूर कर दिया था कि वे कर दें व्यापार, उनके नियंत्रण में दें और उनके कारताज सिस्टम को माने, लेकिन अबक्का ने साफ मना कर दिया। पुर्तगालियों का पहला दबाव, पुर्तगाली अधिकारियों ने उल्लाल को संदेश भेजा
संदेश में लिखा था, अगर उल्लाल का व्यापार जारी रखना है तो हर जहाज को कारताज लेना होगा और पुर्तगाल को कर देना होगा। यह सीधी चुनौती थी। अबक्का ने उत्तर भेजा, उल्लाल का समुद्र किसी के आदेश से नहीं चलता। यह जवाब सुनकर गोवा के पुर्तगाली अधिकारी क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद पुर्तगाली जहाजों ने उल्लाल के पास एक व्यापारी जहाज को रोक लिया। उन्होंने जहाज को लूट लिया और कई नाविकों को मार डाला। यह खबर जब उल्लाल पहुंची तो पूरा शहर क्रोधित हो गया। अबक्का ने तुरंत आदेश दिया, समुद्र में हमारे जहाज उतारो। यह उल्लाल का पहला खुला संघर्ष था पुर्तगालियों के खिलाफ। उल्लाल की नौसेना बड़ी नहीं थी, लेकिन वह बेहद फुर्तीली थी। छोटे छोटे जहाज जो समुद्र की हर लहर को पहचानते थे। मोगेवीरा नाविक समुद्र के असली खिलाड़ी थे। जब पुर्तगाली जहाज भारी तोपों के साथ आए तो उल्लाल के जहाज उनके चारों ओर घूमने लगे। फिर अचानक उन्होंने आग के तीर चलाए। कुछ ही देर में एक पुर्तगाली जहाज में आग लग गई। यह देखकर बाकी जहाज पीछे हट गए। यह पुर्तगालियों के लिए एक अप्रत्याशित झटका था। पुर्तगालियों का क्रोध गोवा में यह खबर पहुंची तो पुर्तगाली अधिकारी हैरान रह गए। एक छोटी सी रियासत उनकी नौसेना को चुनौती दे रही थी। उन्होंने तुरंत फैसला किया, उल्लाल को सबक सिखाना होगा। कुछ महीनों बाद पुर्तगालियों ने एक बड़ी सेना तैयार की, कई जहाज और सैकड़ों सैनिक। उनका लक्ष्य साफ था, उल्लाल को जलाकर राख कर देना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। अबक्का को जब इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने घबराने के बजाय तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने किले की सुरक्षा मजबूत की, समुद्री रास्तों की निगरानी बढ़ाई और पड़ोसी सहयोगियों से संपर्क किया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, यह सिर्फ उल्लाल की लड़ाई नहीं है, यह हमारे समुद्र की आजादी की लड़ाई है। जब पुर्तगाली जहाज उल्लाल के तट के पास पहुंचे तो उन्हें लगा कि यह जीत आसान होगी। लेकिन रात होते ही उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। समुद्र में छोटे छोटे जहाज चारों ओर फैलने लगे। अचानक आग के तीरों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में 2 पुर्तगाली जहाजों में आग लग गई। समुद्र लाल हो गया और पुर्तगाली सैनिक घबराकर पीछे हटने लगे। यह युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। पुर्तगालियों को पहली बार एहसास हुआ, उल्लाल की यह रानी साधारण नहीं है। वह समुद्र को समझती है और वह डरती नहीं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। पुर्तगाली अब बदला लेने की तैयारी करने लगे और इसी समय इतिहास का एक और बड़ा तूफान उठ रहा था, विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध। यह युद्ध पूरे दक्षिण भारत की राजनीति बदलने वाला था और इसके बाद रानी अबक्का की लड़ाई और भी कठिन होने वाली थी। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति टूट जाती है और रानी अबक्का को लगभग अकेले पुर्तगालियों का सामना करना पड़ता है। इसी समय होता है वह युद्ध जिसने पुर्तगाली साम्राज्य को हिला दिया, 1568 का महान युद्ध। 16वीं सदी का दक्षिण भारत राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। इस शक्ति का केंद्र था विजयनगर साम्राज्य। यह साम्राज्य उस समय भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उसकी सेना विशाल थी। उसकी राजधानी हम्पी दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में गिनी जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विजयनगर का प्रभाव पूरे दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर था। उल्लाल भी उन्हीं में से एक था। इसका मतलब था, जब तक विजयनगर मजबूत था, पुर्तगाली पूरे तटीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकते थे। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। एक ऐसा युद्ध आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। तालीकोटा का युद्ध 1565-1565। दक्षिण भारत की धरती पर एक भीषण युद्ध छिड़ गया। विजयनगर साम्राज्य का सामना था दक्कन की 5 मुस्लिम सल्तनतों के गठबंधन से। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बिदर, बेरार। यह युद्ध हुआ तालीकोटा के मैदान में। शुरुआत में विजयनगर की सेना मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन युद्ध के बीच एक बड़ा विश्वासघात हुआ। विजयनगर की सेना के 2 प्रमुख सेनापति गिलानी भाई अचानक दुश्मन की ओर चले गए। युद्ध का रुख पलट गया। कुछ ही घंटों में विजयनगर की सेना टूट गई और फिर इतिहास का एक भयानक अध्याय शुरू हुआ। तालीकोटा की हार के बाद दक्कन की सेनाएं विजयनगर की राजधानी हम्पी पहुंच गईं। अगले कई दिनों तक मंदिर तोड़े गए, महल जला दिए गए,
खजाने लूट लिए गए। जो शहर कभी सोने से चमकता था वह खंडहर बन गया। दक्षिण भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल चुका था। अब्बक्का की सबसे बड़ी चुनौती विजयनगर के पतन का असर पूरे तटीय क्षेत्र पर पड़ा। अब छोटे छोटे राज्य लगभग अकेले पड़ गए थे। पुर्तगालियों के लिए यह एक बड़ा अवसर था। अब उनके सामने कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था जो उन्हें रोक सके, और उनकी नजर सीधे पड़ी उल्लाल पर। पुर्तगालियों की नई योजना। गोवा में बैठा पुर्तगाली वायसरॉय अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में था। उसने अपने अधिकारियों से कहा, अब समय आ गया है कि उल्लाल को खत्म कर दिया जाए। पुर्तगालियों ने एक बड़ी नौसैनिक सेना तैयार की। इस बार उनका लक्ष्य सिर्फ लूट नहीं था। वे चाहते थे उल्लाल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना। जब रानी अबक्का को पुर्तगालियों की इस योजना की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत अपने सहयोगियों को संदेश भेजा। उन्होंने संपर्क किया अरब व्यापारियों से, बीजापुर के सुल्तान से, कालीकट के जमोरिन से। यह गठबंधन असामान्य था। इसमें अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग थे, लेकिन सबका उद्देश्य एक था, पुर्तगालियों के समुद्री आतंक को रोकना। 1568 की शुरुआत में पुर्तगाली जहाजों का बेड़ा उल्लाल की ओर बढ़ने लगा। उनके जहाज बड़े थे, उनके पास भारी तोपें थीं, उनकी संख्या भी ज्यादा थी, लेकिन रानी अबक्का को समुद्र की भाषा समझ आती थी। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम ताकत में छोटे हो सकते हैं, लेकिन हम अपने घर में लड़ रहे हैं। एक अंधेरी रात थी। अरब सागर की लहरें धीरे धीरे तट से टकरा रही थीं। पुर्तगाली जहाज उल्लाल के तट के पास लंगर डाल चुके थे। उन्हें विश्वास था सुबह होते ही वे हमला करेंगे और कुछ ही घंटों में विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन रानी अबक्का की योजना कुछ और थी। आधी रात के बाद उल्लाल के छोटे छोटे जहाज चुपचाप समुद्र में उतर गए। मोगेवीरा नाविक अंधेरे में बिना आवाज के आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक आग के तीर आसमान में चमके। कुछ ही सेकंड में पुर्तगाली जहाजों पर आग की बारिश शुरू हो गई। भारी जहाज तेजी से मुड़ नहीं सकते थे, और यही उनकी कमजोरी बन गई। कुछ ही देर में 2 बड़े जहाजों में आग लग गई। समुद्र में अफरा तफरी। पुर्तगाली सैनिक घबरा गए। उन्होंने तोपें चलाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में छोटे जहाजों को निशाना बनाना मुश्किल था। उल्लाल के योद्धा हर दिशा से हमला कर रहे थे। यह युद्ध समुद्र में एक तूफान की तरह फैल गया। रानी अबक्का खुद एक जहाज पर खड़ी थीं। उनके हाथ में तलवार थी और उनकी आवाज समुद्र की गर्जना के बीच गूंज रही थी। उल्लाल के लिए लड़ो। उनकी उपस्थिति ने सैनिकों का साहस कई गुना बढ़ा दिया। सुबह होने तक पुर्तगालियों के कई जहाज जल चुके थे। बाकी जहाज पीछे हटने लगे। ये पुर्तगालियों की सबसे बड़ी हारों में से एक थी। एक छोटी सी रियासत की रानी ने यूरोप की सबसे शक्तिशाली नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस हार ने पुर्तगालियों के अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने कसम खाई वे इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, और इस बार वे सिर्फ युद्ध नहीं करेंगे, वे इस्तेमाल करेंगे, विश्वासघात। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय।